हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। ठीक है, तो अभी जो चल रहे हैं प्रॉब्लम उसको देखते हुए आप लोग अपने घर पे स्टडी कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1.5 लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि ये जेई नीट के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के भी पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ये इतना बेसिक्स कॉन्सेप्ट रखता है कि ये टॉपिक्स हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। ठीक है ना, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए इसको बहुत डीपली, बहुत फुल नॉलेज के साथ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। और गॉस लॉ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपका दो तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला है डिसकंटिन्यूअस, दूसरा है कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस किसकी वजह से होता है? इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये किसकी वजह से होता है? फिर से ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल का नेचर क्या है, यानी वह मटेरियल इंसुलेटर है या अगर इंसुलेटर है तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर वो कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है, तो वो कंटिन्यूअस मैनर में होगा। इसके पीछे कारण है बेटा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं? देखिए, अगर प्लस प्लस सेम चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब कि फोर्स लगाना। फोर्स लगाने का मतलब क्या होता है? कि मोशन में आना। किस में आना? मोशन में आना। तो अब ये मोशन में आएंगे तो इनके बीच में मूवमेंट होगा। अगर ये होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कंडक्टर हो, और तब नहीं होगा जब ये पॉसिबल तभी है जब वो इंसुलेटर हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं एक फ्रेम बना लेता हूं। यहाँ पे ये मेरा बोर्ड कैसा है? एक नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर मटेरियल ही है ना? ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ज क्रिएट करता हूं। डिफरेंट डिफरेंट मतलब बाय डिफरेंट मटेरियल से आप इसको रब करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट होंगे। जैसे कि एक चार्ज ये, ठीक, एक चार्ज ये, ठीक, और एक चार्ज ये। और एक चार्ज जो है वो हमने एक और चार्ज लिया यहां पे, ये क्यू नॉट। ये आपने कैसे किया? बाय रबिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से आपने डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए, अगर ये इंसुलेटर है तो ये क्या चार्ज आपस में स्प्रेड होंगे? क्या फैलेंगे? ये नहीं फैलेंगे। इनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन ये तब भी मोशन में नहीं आएंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है कि चार्ज मूव करे। अगर यही चार्ज में, अगर आपको ये फ्रेम दिख रहा है तो देखिएगा, ये एल्युमिनियम का है। अगर आप इस पे चार्ज क्रिएट करेंगे तो ये एल्युमिनियम पूरे फ्रेम पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से चार्ज उस पर फ्लो कर जाएगा। और फ्लो करने की वजह से चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हर एक चार्ज एक दूसरे पे कहीं ना कहीं बराबर फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे फ्रेम पर, ये बोर्ड के पूरे फ्रेम पर चार्ज का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंसुलेटिंग है, इसलिए जहां आप चार्ज पुट करेंगे, रखेंगे या क्रिएट करेंगे बाय रबिंग प्रोसेस, तो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा, वो कहीं और जाएगा नहीं। तो आप इसको कोई कंटिन्यूअस मैनर में से तो हमेशा नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब चार्ज आ गया, हमने ये कर लिया, इसको कर लिया, देख लिया हमने। अगर जब चार्ज आ गया तो चार्ज के आने के बाद हम दो चीज पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं? देखिए, पहला हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने फोर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फोर्स पढ़ा है। फोर्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर।
ये पढ़ा है। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। के मतलब यही होता है बेटा, के मतलब यही होता है, याद होगा आपको, ठीक है। और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, कांस्टेंट वैल्यू है तो फॉर एयर एंड वैक्यूम। ओके, तो हमने चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से और इनकी वजह से फोर्स भी पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है। ये हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से पढ़ा है। किसकी वजह से पढ़ा है? पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहां पर और एक और पढ़ा है, दूसरा भी पढ़ा है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से पढ़ा है। मल्टीपल चार्ज की वजह से भी हमने पढ़ा है। मल्टीपल चार्ज की वजह से फोर्स के क्या मैग्नीट्यूड्स होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो हमने देखा है। पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे आपके पास फॉर्मूला रखा हुआ है। मल्टीपल की वजह से हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। याद आया? मेरे बोलने से पहले आपको याद आना चाहिए था बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा प्रिंसिपल है? एक पॉइंट चार्ज पर नेट इफेक्ट फाइंड करना ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स, तो वो नेट इफेक्ट फाइंड करना ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि अगर उसका नेट इफेक्ट इस पे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन करना है, स्केलर क्वांटिटीज यहां पे इफेक्ट डाल रही है नेट, तो स्केलर एडिशन करना है। तो ये कैसी क्वांटिटीज यहां पर हैं? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से ये यहां पे नेट इफेक्ट क्या डालेंगे? वेक्टर एडिशन का सॉल्व करने पे मिलेगा हमको। देखिए जरा, यहां पर Q1 है, ये Q2 है आपका, और ये आपका Q3 है। तो ये तीनों मिल करके इस पे नेट इफेक्ट डाल रहे हैं। हमको मान लीजिए यहां पर कैलकुलेट करना है। यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है और फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। तो Q1 की वजह से ये देखिए, कूलम्ब्स ने बोला था फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। तो अब इन सभी वैल्यूज को लिख लीजिए। ये F1 क्रिएट करेगा और यहां पर ये E1 भी क्रिएट करेगा। दोनों क्वांटिटीज को फाइंड करना है ना, F2 और E2, यहां पर F3 और E3। तो यहां पर मुझे F नेट और E नेट कैलकुलेट करना है, इतना मुझे पता चल गया। ये दोनों कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे। तो E नेट F नेट अभी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से फाइंड होगा। तो F नेट यानी F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F का फॉर्मूला हो जाएगा आपका F1 अगर मैं निकालूं या F2 निकालूं, तो मैं F नेट निकालता हूं पहले। F नेट क्या है? F1 प्लस F2 प्लस F3। अब F1 F2 F3 का जो फॉर्मूला है आप यहां से पुट कर सकते हैं। Q1 की जगह Q0 रखिए, Q2 की जगह Q1 रखिए, Q1 की जगह Q0 रखिए, देन F2 के लिए Q2 रखिए, F3 के लिए Q3 रखिए। आप इस फॉर्मूले में पुट करके F1 F2 F3 की वैल्यू लाएंगे। और इसी तरह से अब E की वैल्यू अगर निकालनी है, अब E में ये जो होता है ये सोर्स चार्ज होता है। ये क्या होता है? ये आपका सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है। तो सोर्स चार्ज की ही वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, यानी आप Q0 नहीं पुट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में किया था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सोर्स चार्ज ही पुट करेंगे आप, यानी यहाँ पे एक बार Q1 पुट करेंगे, Q2 पुट करेंगे, Q3 पुट करेंगे, उसी तरह से E1 E2 E3 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई चीज ना समझ में आए बेटा तो कमेंट में सेम उसी टाइम के ड्यूरेशन का आप मुझे बता दीजिएगा। मैं उस टाइम के बीच में जो भी टॉपिक डिस्कशन में आया होगा उसको दोबारा बना करके आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब ये एडिशन कैसा होगा? ये इसका नेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? वेक्टर एडिशन से, क्योंकि ये दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटीज है। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू POS में बोलता हूं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ओके, तो ये हमने पढ़ा
डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि इंसुलेटर, दूसरा कंडक्टर तो कंटिन्यूअस। इसमें एक और केस आएगा, मैं अभी डिस्कस करता हूं, मैं अभी बताता हूं आपको, पहले इतना देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये हुआ इस चैप्टर का सबसे बेसिक्स चीजें स्टार्ट हो गई हैं। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब जो हमारे सिलेबस में या जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसको आपको समझना चाहिए कि हम इस तरह की चीजें भी देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए रफ कर दे रहा हूं बेटा, नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए। और लेक्चर कैसा लगता है बेटा उसको भी हमको बताइए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें if there is any need to change the way, if you want, तो ये मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा बेटा। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, डिसकंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया, कंटिन्यूअस वाला था, तो सेकंड है आपका कंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। फर्स्ट है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये हमको 3 टाइप्स के हमारे सिलेबस में भी है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, उसको देखते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया, अब आप खुद ही देखिए, यहां पे देखिए, अगर आप यहां पर इसको पुट करते हैं, बाय द वे मान लीजिए कि बहुत पतली सी स्ट्रिप होती, वहां पे आप चार्ज पुट करते, जैसे कि एक ये स्ट्रिप, अगर ये स्ट्रिप है आपके सामने दिख रहा है, और एक ये भी देखिए, एक और इसका एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, जैसे ये रिंग, पतला सा रिंग है, तो अगर आप इसको कट करके स्ट्रेट करेंगे तो इसी फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो इस पे भी, जो रिंग पे भी जो चार्ज आप पुट करेंगे, इस पे आप हमने चार्ज पुट किया Q, इस पे भी हमने चार्ज पुट किया Q, तो अब खुद ही देखिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, एक लाइन में हो रहा है, ये एक लाइन में है। अगर आपने एक सरफेस पे किया इस तरीके से, बहुत सारे लाइन से मिलकर के सरफेस बन जाएगा, है ना। तो हमें तो बस अभी एक लाइन के बारे में पढ़ना है, तो लाइन पे देखिए, अब इस पे जो आप चार्ज पुट करेंगे वो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सेम उसी तरीके से इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप इसको एक एग्जांपल के रूप में रखिएगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, अब ये चार्ज इधर पे है, मान लीजिए यहां पे कोई एक चार्ज Q0 है, Q0। अब इस पे इसका नेट इफेक्ट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का नेट इफेक्ट इसका इस पे कितना है, हमको ये कैलकुलेट करके बताना होगा। तो ये हम कैसे बताएंगे, बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है और मल्टीपल चार्ज की वजह से भी पढ़ा है, तो वहां पर आपको मल्टीपल चार्जेस अलग अलग पोजीशंस पे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको कंफर्म होता है, पता होता है, पुट करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मुझे बताइए कि इस चार्ज की दूरी इससे, ये अगर R1 है तो इससे R2, इससे R3, इससे R4, इससे R5, तो ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है। अब ऐसे तो ये कितने दूर तक होगा, तो आप इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी अब हमारे पास उस तरीके से सॉल्व करने का तरीका नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट पे एक कोई डीएल लेंथ मानते हैं। क्या करते हैं, एक डीएल लेंथ ले लिया हमने। डीएल लेंथ क्या कहलाएगा भाई, देखिए इसका लेंथ मान लीजिए L है, इसका टोटल लेंथ कितना है, L है। इस पे हमने एक छोटा सा डीएल लेंथ मान लिया, जिसपे भी चार्ज क्या अपीयर होगा, DQ चार्ज होगा। टोटल पे चार्ज Q है
और इस छोटे से डीएल लेंथ, अब ये डीएल लेंथ हमारा डीक्यू चार्ज है, तो डीक्यू चार्ज कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। समझ में आ रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक लाइन खींच करके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक डीएल, एक यूनिट लेंथ की वजह से है, इसको कहते हैं यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ पे चार्ज भी कैसा आएगा, पॉइंट चार्ज अपीयर होगा। फुल लेंथ पे चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ चार्ज बिटवीन देम। ओके, तो अब यहां पर आप सिंपल सा एफ लगाएंगे। एफ क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे कि डी क्यू यानी क्यू नॉट लिख लीजिए, और फिर डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू कैसे पता चलेगी या कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। उससे पहले हमको एक चीज सीखना है। क्या सीखना है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के बाद तीनों ही कंटिन्यूअस का वो कांस्टेंट वैल्यू आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कौन सा, सुनिए जरा। मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, आप अपने क्लास में, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आप 200 टॉफीज लेके जाते हैं और आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया, सभी में बराबर बराबर बांट दिया और सबको कंटिन्यूअसली, सब लोग बैठे हुए, सबको आपने बांट दिया। अब आपको ये पता करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको ये पता करना है कि मैंने पर स्टूडेंट कितनी टॉफीज बांटी है। तो आपके पास केस क्या है, आपके पास केस है कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। रुकिए, आपके पास टोटल टॉफी कितना है, 200, और आपके पास स्टूडेंट कितने हैं, 50। अब आपको यह पता करना है कि टॉफी पर स्टूडेंट कितना गया, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपल सा, टॉफी पर यूनिट यानी पर स्टूडेंट, तो टॉफी डिवाइडेड बाय पर स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं आप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, यानी एक बच्चे के पास कितना गया होगा, 4 टॉफीज। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यानी इसको कहेंगे टॉफी डेंसिटी पर यूनिट पे, यानी हर एक बच्चे के पास टॉफी की कितनी डेंसिटी गई, 4 4 4 4 4 4, इस तरीके करते हुए। अब वही चार्ज हमने, अब देखिए वही चीज हमने लेंथ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या, अब टॉफी की जगह आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज। अब बच्चों की जगह आपने क्या लिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अब पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कितना है, इसको हम कहते हैं, या इसको हम एक और नाम देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और लैम्डा क्या होता है, फिर से वही बात है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये डेंसिटी ऑफ चार्ज है पर यूनिट लेंथ पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे टॉफी को हमने स्टूडेंट से डिवाइड किया था, उसी तरह से चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम चार्ज का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कर रहे हैं, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, अब देखिए यहां पर क्या डेंसिटी होगी, यहां पर क्या होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा, ये जो वैल्यू आएगी, ये बहुत, एक यूनिट के पे कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू होगा, यानी लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा, डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा, यानी यूनिट लेंथ पे बहुत छोटा चार्ज, एक यूनिट लेंथ पे बहुत छोटा चार्ज, यानी आपका ये जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, आपका चार्ज है। अगर आपका डीएल कितने यूनिट हो गया, 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज आएगा। ओके, सो लैम्डा क्या है, अपना चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ पे, यानी आप ये भी बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। अब यहां से डी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप डी क्यू की वैल्यू निकालिए, यहां पे लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा, और इसको ले जाकर के यहां पे पुट कर दीजिए, इसको लेके जाइए और यहां ले जाकर के यहां पे पुट कर दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू नॉट डी क्यू की जगह पुट कर दिया हमने लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर।
ये तो बात हुई जब एक डीएल की बात है। अब ये डीएल आप कितने सारे ले सकते हो? बहुत सारे ले सकते हो, बहुत सारे डीएल ले सकते हो। तो अब मुझे सभी को लेकर के या तो मैं सभी का एडिशन कर दूं या तो मैं सभी का ऐड कर दूं। अगर ऐड नहीं कर सकता तो मेरे पास मैथ का एक छोटा सा तरीका और है, छोटा नहीं वो तो बहुत बड़ा है, इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हैं। किसका? इंटीग्रेशन का। तो यहां पे आपको जो फोर्स की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी? इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगी। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लेते हैं, के क्यू नॉट बाहर है और लैम्डा भी आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएल लेंथ को। इस छोटे से इंटीग्रेशन को करेंगे कहां तक करेंगे? टोटल लेंथ तक का करेंगे। अपॉन में आर भी आपका वेरी करता है बेटा, आर भी आपका क्या करता है? वेरी करता है। तो आर को भी आप अंदर ही रखेंगे। मैं आगे आने वाले चैप्टर्स लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि आर को भी कैसे कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करके बाहर ले लेते हैं, है ना। हम जब इसका डिराइवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से, तो जब मैं वहां कराऊंगा तो आपको ये चीज बिल्कुल समझाऊंगा। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है। ओके, तो देखिए डीएल बाय ये हो गया आपका यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर नेट, एफ नेट निकल के आ जाएगा आपका पूरे लेंथ की वजह से। ओके, अब यहां पर आपका जो ई नेट होगा, क्या नेट होगा? ई नेट। वो कैसे होगा? वो भी आपका इंटीग्रेशन से आएगा। और इसमें आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा? ई नेट की वैल्यू, आप ई का वैल्यू जानते हैं, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहां पर क्यू क्या है? डी क्यू है। क्यू क्या है? सोर्स चार्ज मैंने बोला था, तो सोर्स चार्ज क्या है? के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहां देखिएगा, मैं लिख रहा हूं। अब ये वैल्यू क्या है? डी क्यू बाय आर वन का स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू आप जानते हैं, तो ई नेट क्या हो जाएगा? के डी क्यू की जगह क्या पुट करेंगे? लैम्डा डीएल अपॉन आर वन का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे लेंथ के लिए, तो आपको ई नेट मिल जाएगा। ई नेट इज द इंटीग्रेशन और सम ऑफ द दिस वैल्यू। के बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होगा। और आर वन का एक वेरिएबल है, इसको भी हम कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, इसको अगले डिराइवेशंस में हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यानी हमने ई नेट और एफ नेट फाइंड कर लिया ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा हमारे पास क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई टर्म ऐसा तो नहीं जो कि छूट रहा हो, है ना। समझ में आ गया कि लैम्डा किसे कहते हैं, ई कैसे निकालते हैं, एफ कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चंस में अगर आपको इसको पकड़ना है कि मुझे क्या दिया हुआ है, तो देखिए लैम्डा जो है उसको, उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? लैम्डा का जो ऐसा यूनिट आएगा उसको मैं यहीं पे नोट लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। लैम्डा ये कूलम पर मीटर है। क्या है? कूलम पर मीटर, यानी ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज कूलम पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला लैम्डा के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कूलम है, तो कूलम का क्या होता है? क्यू का होता है 80, और ये क्या है? मीटर, एल की पावर माइनस। क्लियर होगी बात? कूलम का हमने पहले ही बताया कि कूलम का 80 होता है, चार्ज का क्या होता है? Q इक्वल टू IT होता है, इसलिए 80 लिखते हैं, और पर मीटर है यानी L की पावर -1। क्लियर हो गया? इतना हम नोट कर लिया। आप लोग आगे बढ़े, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बेटा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए जरा, नेक्स्ट आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पहले लीनियर देखा था, अब सरफेस पे देखिए, ये है आपका सरफेस, ठीक है।
सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। अब ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आप इस पे चार्ज बस आप ला करके रख दीजिए, चार्ज अपने आप से स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे चारों तरफ कंटिन्यूअस मैनर में। अब एक यूनिट पे कितना चार्ज है, एक यूनिट पे, ये हो गया आपका ds, टोटल सरफेस s है, टोटल चार्ज इस पे q है, ठीक। तो ds पे कितना चार्ज होगा, dq। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है क्या होती है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज योर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा से। पहले वाले को किससे, लैम्डा से, इसको सिग्मा से, और वॉल्यूम के लिए रो से, किससे, रो से। इन वर्ड्स को याद कर लीजिए क्योंकि ये टर्म्स हैं आपके लिए, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको हम कहेंगे क्या यार, बस मैंने जो कह दिया वही कह दिया, वही चीज आपको याद कर लेना है चुपचाप। तो सिग्मा इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी डी क्यू बाय डी एस। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आपकी क्या आ गई, डी क्यू आ गया आपका सिग्मा इंटू डी एस। अब आप एफ और ई दोनों लिख सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पे कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सरफेस है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए टी एल की पावर माइनस टू, ए एल टी माइनस टू, सॉरी ए टी एल की पावर माइनस टू, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये इसका ऐसा यूनिट। क्लियर है? अब मुझे फोर्स निकालना है इसकी वजह से, तो फोर्स निकालना है इसकी वजह से, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक चार्ज क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट की दूरी r1 है, इसी तरह से बहुत सारे यूनिट की वजह से यहाँ पर f निकालना है और e निकालना है, f निकालना है और e निकालना है, ये दोनों कैलकुलेट करना है जैसे हमने पिछले केस में किया था। तो f का फॉर्मूला आपको पता है, k क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू आपको पता है, इसको ले जा करके वहां पे पुट कर दीजिए। तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट, ये एक चीज और, अगर आपको ये डी क्यू की वजह से जो फोर्स मिलेगा वो डी एफ मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन F मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, F मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे आप, पूरे सरफेस का, पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। तो के क्यू नॉट डी क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे आप, सिग्मा इंटू डी एस, ओके, डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकाल लीजिए इंटीग्रेशन वाले टर्म्स में, तो के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, सरफेस का इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। क्लियर? अब उसी तरीके से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, E की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सोर्स चार्ज कौन रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर ये सोर्स चार्ज रहेगा। मैं बार बार लिख करके आपको बता रहा हूं, कारण ये है कि ये अभी याद हो जाएगा तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत आसानी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर के क्यू होता है, के क्यू, क्यू क्या है आपका, डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। अब आपको पता है के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर्मूले को लिखते समय। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या है, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप बाहर निकाल के लिख सकते हैं, इसको आप बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, के क्यू नॉट सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अपॉन r1 का स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर f का फॉर्मूला है, लिख लिया इसको। नेक्स्ट इधर देखिए, सिग्मा बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा आपका, सिर्फ डी एस इंटीग्रेशन ऑफ s ना r1 का स्क्वायर। क्या ये चीजें समझ में आ गई, E का फॉर्मूला आपको दिख गया, और ये आपका, सॉरी वो F का फॉर्मूला था और ये E का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट हम लोग देखें,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखिए आइए, तीसरा पढ़ते हैं, पहला पढ़ लिया, दूसरा तीसरा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसा। अब इसके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ता है इसको, थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर आपने ये स्फीयर लिया, वॉल्यूम मतलब एक स्फीयर अंदर से भी पूरा भरा होता है और बाहर तक भी, जैसे कि आपका वाटरमेलन या आप कोई भी फल ले लीजिए, वो अंदर से लेके बाहर तक पूरा रहता है ना। अब आप कोकोनट मत ले लीजिएगा, क्लियर। तो आप गुआवा ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए या वाटरमेलन ले लीजिए, तो इस तरह के फल्स क्या होते हैं, अंदर से लेके बाहर तक आपको दिखते हैं। तो उसी तरह का स्फीयर या कोई भी मेटल बॉल, अगर ये मेटल हुआ, फिर से सुनिएगा, अगर ये जो बॉडी, ये ऑब्जेक्ट आपने मेटल लिया यानी कंडक्टर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना है, क्योंकि यही सारी चीजें आगे चल करके ना जब क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे, तो यही बेसिक्स नॉलेज आप अपना अप्लाई करते हैं। अगर ये आपने कंडक्टर लिया तो चार्ज कहीं पे भी आप इस पे रखिए, चार्ज बाहर आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, चार्ज ऑलवेज अपीयर ऑन द सरफेस, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करके बाहर की तरफ आना चाहते हैं। वो जाना कहां चाहते हैं, वो जितना दूर आप उसको रास्ता देंगे उतने दूर तक एक दूसरे को रिपेल करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाएंगे। हो सकता है इन्फिनिटी तक दूरी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है ना। तो एक कंडक्टर पे चार्ज जैसे ही आपने क्यू पुट किया, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, और अगर ये इंसुलेटर है तब तो आप जगह जगह पे अंदर भी चार्ज पुट कर सकते हैं, अंदर में भी चार्ज रह सकता है। अब ये कैसे करते हैं, इट्स डिपेंड सम मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़िए बस आप। यानी चार्ज सरफेस पे भी रह सकता है और इनसाइड पे भी रहेगा। कब, जब ये इंसुलेटर हो, और जब कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर की वजह से चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। और अगर सरफेस पे आ गया बेटा, तो सरफेस पे आ गया तब तो ये आपको याद आया रिंग की तरह दिखेगा। किसकी तरह लगेगा, सिर्फ रिंग की तरह रहेगा, अंदर से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो भी चार्ज आप अंदर आएगा वो रिपेल करके कहां चले आएंगे, सरफेस पे। लेकिन सरफेस छोड़ के जाते क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इधर है एयर, और एयर एक नॉन कंडक्टिंग थिंग है, जिसकी वजह से चार्ज उससे बाहर नहीं जाते। तो जहां तक इनको रास्ता मिलेगा वहां तक वो चल करके आखिरी छोर पर, आखिरी एंड तक आकर के रुकेंगे। अब इंसुलेटर होगा, अब देखिए अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब कि कंफर्म हो गया, फिक्स हो गया कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल इंसुलेटर होना चाहिए। ये बात समझ में आई। तो अब इसमें फिर से वही सेम रिपीट कहानी, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके लिए रो से डिनोट करते हैं। रो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाय डीवी, डी क्यू बाय डीवी। यानी आप यहां पर किसी एक जगह पे वॉल्यूम मान लीजिए और उस वॉल्यूम को डीवी मान लीजिए, उस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। इसकी वजह से आर डैश डिस्टेंस पे कोई क्यू नॉट है जिस पे आपको ई फाइंड करना है और एफ फाइंड करना है, ई और एफ दोनों फाइंड करना है। तो अब ई और एफ आप जानते हैं, एफ इज इक्वल टू के। अच्छा यहां पर भी आप देखिए, यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आप तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कूलम का हो जाएगा 80 और मीटर का हो जाएगा L की पावर -3। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। लिख लेंगे, बिल्कुल। चलिए तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K क्यू नॉट डी क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर। अब यहां पे डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। देखिए हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, पहले लैम्डा था, अब
रो हो गया, सिग्मा था अब रो हो गया, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट बाहर नेट, ये डी क्यू की वजह से डी एफ होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एफ मिल जाएगा, और किसका इंटीग्रेशन, इसका, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो रो भी बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि रो भी एक कांस्टेंट टर्म है, अंदर क्या रह जाएगा, डीवी डिवाइडेड बाय आर वन का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, फुल वॉल्यूम तक, पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा, क्लियर। ये हमारा हो गया एफ नेट, निकल जाएगा, पूरे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर दिया, यानी पूरे चार्ज की वजह से इस पे जो एफ नेट आएगा वो आपका ये होगा। और ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है, क्यू क्या होता है, सोर्स चार्ज, तो ये आपका यहां पे क्या है, सोर्स चार्ज की तरह है, के डी क्यू बाय आर वन का होल स्क्वायर। ई नेट को फाइंड करने के लिए आपने फिर से क्या किया होगा, इंटीग्रेशन किया होगा, किसका, dv बाय आर वन का स्क्वायर, इंटीग्रेशन दिस, तो ये हो गया आपका ई नेट। और ये हो गया आपका एफ नेट, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, और बाकी आप और ज़्यादा इसके कोऑर्डिनेट कंपोनेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, और वो भी होगा तो हमने जैसे वेक्टर कूलम्स का वेक्टर इक्वेशन लिखा था उसी तरीके से इसको भी आप लिख देंगे। इसको भी आप कैसे कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आता है बेटा, मैं उसको भी बता देता हूँ, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आता है तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा तो यानी आपका एक चार्ज की वैल्यू जो क्यू नॉट है वो आर वन डिस्टेंस, आर मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है, और जो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर भी हो सकता है, ये आपका सरफेस भी हो सकता है, ये वो आपका वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, सबका डिस्टेंस यहीं पे मान लीजिए, यानी लीनियर है, यहाँ पे फिर सरफेस रख दीजिएगा, फिर यहाँ पे कोई वॉल्यूमेट्रिक रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी दूरी हमने मान ली R1, नहीं आर नॉट मान लीजिए, ठीक है, या इसको आर नॉट मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये हमारा है R1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर नॉट माइनस आर, आर नॉट माइनस आर। याद आया आपको, क्या हमने इसी तरीके से कूलम्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, याद आया आपको, कूलम्स का वेक्टर फॉर्म इसी तरीके से निकाला था। तो अब आप यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करेंगे, किस तरीके, किस टर्म में लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे, R1 की वैल्यू किस टर्म में लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे। आप सीधे इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। आप बुक भी पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा बिल्कुल। तो ये मत सोचिएगा कि हमने आपको पढ़ाया नहीं, पहले पढ़ा दिया है, बार बार इस पर हम टाइम नहीं देंगे। थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, घर पे ही हैं आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बहुत अच्छा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ना समझ में आए उसको भेजिएगा हमको, हम आपके लिए फिर से इस चैनल पे आपको पूरा हेल्प मिलेगा बेटा। फिजिक्स के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने हम ओपन करके रखेंगे। जिस तरीके से एक फोटो लेते हैं और फोटो में पीछे कौन खड़ा है ये पता नहीं चलता, तो हम फोटो को जूम करते हैं ना, उसी तरीके से हम फिजिक्स आपके सामने एकदम बिल्कुल जूम करके रखेंगे कि आपको हर एक चीज क्लियर नजर आए। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनेगा, बहुत लेंथी नहीं है, बहुत छोटा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है किसी का फिजिकली अपीयरेंस, आपको वो चीज फिजिकली वहां पे है या नहीं है, इसका अपीयरेंस आपको बताना है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज के कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फिजिकल सिग्निफिकेंस है? तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, किस फील्ड में, किस रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में
देखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप के रूप में, आप देखते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस। फिर से समझिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? जिसका एग्जिस्टेंस हो। अब देखिए, क्या एयर का एग्जिस्टेंस नहीं है? है कि नहीं है? लेकिन एयर हमें दिखता है? नहीं दिखता। मेरी बात समझ में? तो जब एयर नहीं दिखता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कहेंगे कि एयर नहीं है। लेकिन जैसे एयर का इंटेंसिटी, किसकी? एयर की इंटेंसिटी हमसे टकराती है, तो हम कहते हैं यार बहुत अच्छी ठंडी हवा लगी। गर्मी में उसी हवा को कहते हैं बड़ा सुकून मिला, और सर्दी में उसी हवा के लिए क्या कहते हैं? अरे यार इतनी तेज हवा क्यों चल रही है। और गर्मी में उसी की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो उसकी इंटेंसिटी हमको फील कराती है, तो हम फिर कहते हैं ना कि हाँ फिजिकली एयर है हमारे एनवायरनमेंट में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको फील कराती है। अगर वो फील कराती है, यानी आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, ई की वजह से, क्या आप फोर्स फील नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? कैसे करते हैं? क्या आप भूल गए कि ये प्लास्टिक स्केल लेते हैं, उसकी एक तरफ हमने रब किया था, तो ये रबिंग पोर्शन पीस ऑफ पेपर को विदाउट एनी, ये स्पाइडरमैन तो है नहीं, स्पाइडरमैन तो है नहीं जिसकी वजह से ये इसके ऊपर स्ट्रिंग फेंकेगा और इसको खींच लेगा। तो क्या ये इसको खींचता नहीं? खींच लेता है, इसको खींच करके अपने पास लेके आता है। तो इसके बीच में तो कुछ होता नहीं। अगर बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब हम कह दें कि कुछ नहीं है? नहीं है। तो उसको हम कहेंगे कि नहीं, यहां पे कुछ चीज तो है जिसकी वजह से ये इसके पास आ गया। जैसे ये अभी देखिए, एयर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन एयर का आपको इंटेंसिटी फील करते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एयर नहीं है। उसी तरीके से जब ये कुछ हरकतें करके दिखा सकता है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, यानी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी। क्यों? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, बना लीजिएगा ये Q है, किसी भी r डिस्टेंस पे आप फोर्स फील करते हैं x न्यूटन। अगर आप फोर्स फील करते हैं इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप फोर्स फील कर रहे हैं किसी r डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब यहां पर ये फिजिकली प्रेजेंट है, ये फिजिकली प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं कि F at R inside the electric field intensity at position R1, हम ये फील करते हैं, यानी फोर्स इक्वल टू इस चार्ज पे। तो हम इस r डिस्टेंस पे, r वेक्टर पे, r पोजीशन पे, फिर से सुनिएगा, F_R1 का मतलब क्या है? F_R1 यानी R1 की दूरी पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, E_R1 का मतलब इस यहां पर E की का इंटेंसिटी। तो इस R1 की दूरी पे आप F फील करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। तो इसका मतलब कि F का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सॉरी E का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहां पे हम फोर्स देखते हैं। एयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि वहां पे फोर्स लगाता है। ओके, तो अब आगे बढ़े हम लोग जरा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना? अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी आप इसको लिख लीजिएगा। यस, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस वी कैन टेक बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स we feel the physical significance of electric field at position R1 in the electric field by taking the magnitude and direction, of force। आप ये चीज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हम कहेंगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका एग्जिस्टेंस है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े हम लोग। मैं रफ कर रहा हूं बेटा। अब देखिए, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको क्लास नर्सरी से LKG UKG से सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? देखिए जरा,
ये हमने आपके लिए बना दिया अब आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सर जो भी बनाए दोनों सेम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही चीज को आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे? अगर मैं सिर्फ यहां पर ये लाइन खींच दूं तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रोड। अगर मैं ऐसी लाइन खींच दूं तो इसको आप क्या कहेंगे? रिवर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी एक ही डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैंने अलग अलग कर दिया। यानी बस एक के लिए मैंने ऐसा नोटेशन ले लिया तो हमने इसको रोड कह दिया, दूसरे के लिए इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया तो इसको हमने रिवर कह दिया। एक चीज और, एक छोटा सा और एग्जांपल, ये क्या है? अभी आप इसको बॉल भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिए ये इस्तेमाल किया, अब आप इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया आपका? सन। तो इसको सन हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से प्रूफ किया है। अदरवाइज सन ऐसा होता है क्या? नहीं। नदी ऐसे ही होती है क्या? नहीं। रोड ऐसी है? बिल्कुल, है ना। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी को बताते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये रिवर को हमने एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, रोड को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, सन रेज को, सन के फील्ड को इन रेज से रिप्रेजेंट किया ना, तो इनसे हम सन फील्ड भी कह सकते हैं, इसको सन फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट है। अगर वो फिजिकली है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी हम बना सकते हैं, और ये हम अपने सहूलियत या अपने को आसान समझने के लिए इसको हम बनाते हैं। अदरवाइज सन वैसा नहीं होता, रिवर इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बच्चों को समझाने के लिए किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसे मैं EFL बोलूंगा। EFL बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इट इज अ स्मूथ कर्व और इट इज अ पाथ, लिख लीजिए, है ना, एज स्ट्रेट और कर्व। इट इज path as straight or curve to represent the intensity of electric field. To represent the electric field. ठीक है, बात समझ में? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इट इज अ पाथ स्ट्रेट, चाहे वो स्ट्रेट होगा चाहे कर्व होगा, टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अब यहां से हमारा फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। किधर की तरफ? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, और निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनहेल होती हैं। मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खा जाता है। क्या बेटा, मैंने आपको बताया था कि चार्ज और एनर्जी कंजर्व्ड इन नेचर होते हैं। तो जो कोई चीज अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो नेचर में अगर कंजर्व होना है, तो तुमने इसको बनाया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस लाइन को प्रोड्यूस किया, तो ये कहीं ना कहीं जाके खत्म होना चाहिए। अगर नहीं खत्म होगा तो कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा।
तो अगर इसको कंजर्व रखना है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो ये जितना प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही कौन खा जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसको इनहेल कर लेगा। तो अब इसके रिप्रेजेंटेशन को हमने देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया ना, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL इसी को कहते हैं। क्या ये बात समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पाथ और स्ट्रेट लाइन और कर्व का इस्तेमाल करते हैं, एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखिए। तो अब यहां से हमारे पास नॉलेज में क्या बढ़ गया कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनहेल करता है। चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फर्स्ट यहां से कुछ चीजें नोट करते रहिए कि पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने हो तो किस तरीके से बनेगा, ये इसने प्रोड्यूस किया, ये इधर चला गया, फिर ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, और इधर की लाइन हो सकता है इधर कोई और नेगेटिव चार्ज हो जिधर जा रहा हो, इधर से कोई लाइन आ रही है इसका मतलब हो सकता है इधर कोई और पॉजिटिव चार्ज हो जिधर से वो आ रहा हो। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, पूरा लेक्चर ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए फटाफट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, PO ऑफ EFL, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है जरा देखिए। फर्स्ट लिखिए, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, यानी ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। ये कैसा कर्व है, एक डिसकंटिन्यूअस कर्व है, डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कैसे, देखिए ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, ये कंटिन्यूअस होता जैसे कि अगर आपका एक साइकिल का जो चैन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक जगह से स्टार्ट होता है, फिर वो जा करके दूसरी जगह जाता है, फिर वापस उसी जगह आता है, यानी यहां से स्टार्ट हुआ जो चैन वो वापस उसी जगह घूम करके आ गया, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज से जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो वो जाकर के यहां से निकली और इसमें जाके खत्म हो गई, यानी वो यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर एंड होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती है। यानी ये वापस क्या घूम करके आती है क्या, अगर ये घूम करके नहीं आती तो ये कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस कर्व है, यानी कंटिन्यूटी इसमें एक लाइन की कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती है, ये खत्म बनती है और कहीं जाके खत्म हो जाती है। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो EFL स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, from positive charge and at negative charge। ये बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर इफ कंडीशन है, इफ पॉजिटिव चार्ज नेचर में सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल है ना, अब मतलब इसके आमने सामने कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल है, तो सिंगल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट होंगे और कहां जाके खत्म होंगे, इन्फिनिटी पे खत्म होंगे।
क्लियर होगी बात? इस तरीके से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट यहां से होंगी और एंड यहां पे होंगी। और सेम इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? ये एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन्फिनिटी, यानी क्योंकि ये कहां से आ रहा होगा, देखिए सेम कहानी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है। इसके लिए कहीं दूर कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और यहां पर आकर के खत्म हो रही होंगी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यानी नेगेटिव चार्ज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी है और एंडिंग पॉइंट खुद है। पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होता है। ये कब है? जब सिंगल चार्ज एनवायरनमेंट में हो, यानी इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो, तब। रफ कर दें, प्रॉपर्टीज लिखते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? अब देखिए यहां पे कंटिन्यूस, जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं और वापस यहीं आती है। देखिए ये किस तरीके से मूव कर रही है, यहां से चली और घूम करके वापस वहीं चली आई, यहां से निकली और घूम करके वापस वहीं चली आई। तो ये कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं। ये कंटिन्यूअस कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ कंटिन्यूअस कर्व और मेक अ कंटिन्यूअस लूप। इसका मतलब ये और क्या कर सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा लिख लीजिए, डज नॉट फॉर्म लूप, डज नॉट फॉर्म लूप, यानी लूप नहीं बनाता, एक कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाता। जिस तरह से जस्ट लाइक एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL की तरह नहीं बनाता, EFL MFL की तरह नहीं होता, वो लूप नहीं बनाता। आगे बढ़े, तीसरा लिखिए जरा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका हमने देख लिया पॉजिटिव से आता है और नेगेटिव में जाता है। ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं होते, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। एक पॉइंट पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है, नेगेटिव में खत्म होता है, इसके लिए इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी पे खत्म होता है, नेगेटिव में इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके खत्म होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाता, कभी भी कोई लूप नहीं बनाता, क्योंकि वो एक जगह से स्टार्ट होता है, दूसरी जगह जाके खत्म हो जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, EFL कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, EFL नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये जहां से आ रहा है, ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, अगर ये जहां कट करेंगे, P पॉइंट मान लें, P पॉइंट मान लें। अच्छा, इससे पहले एक और नोट कीजिए, ये नंबर 4 रखिएगा, नंबर 3 पहले नोट कर लीजिए। EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या मतलब, ये देखिए टेंजेंट, ऐसे लिखिए, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व ऑफ EFL gives the direction of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या देते हैं? डायरेक्शन देते हैं, यानी टेंजेंट आप जो ड्रॉन करते हैं किस पे? कर्व पे।
कौन किस पे, कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए ये इस तरीके से, अगर आपको इसका इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपको पता करना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से आ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज पे जा रहे होंगे, इस तरीके से। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये लाइन कैसे निकलता, ये लाइन ऐसे निकलता और ये सीधे 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 ऐसे चला जाता। लेकिन इसको कोई ना कोई जो कि है बेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। देखिए बेंड करके यहां पे लेके आ गया, तो इसको जो बेंड कर रहा है तो इसके डायरेक्शन को हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हर पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है कि पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन किधर था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा उस कर्व पे। तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगी। अब ये प्रॉपर्टी यहां पे क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए, अगर दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो यहां पे दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होगा, ये PA और ये PB। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन में कोई चला जाए? हाँ, अगर जुड़वा होंगे, दो जुड़वे भाई हैं तो एक साथ चले जाएंगे तो दोनों मतलब प्रूफ बना सकते हैं कि हम एक ही टाइम पे दो जगह थे। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन के साथ। तो ये एक पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वहां पर ये दो डायरेक्शन शो करते हैं। So it is not possible. Electric field lines never intersect each other because it gives two direction, which is not possible. Which is not possible. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह पे आप खड़े हो जाएंगे, एक जगह पे आप खड़े हो जाइए, तो क्या आप यहां से इधर भी चले जाएं और इधर भी चले जाएं? तो एक पॉइंट पे अगर यहां पर एक चार्ज आप पुट करेंगे और एक चार्ज पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिट करेंगे, अगर हिट करेंगे तो क्या दोनों डायरेक्शंस में जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, आप क्रमशः लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL सरफेस से नॉर्मली निकलते हैं। क्या करते हैं? सरफेस से नॉर्मली निकलते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, चाहे वो निकल रहे हों चाहे वो एंटर कर रहे हों, तो वो सरफेस के हमेशा क्या होंगे, नॉर्मली होंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिए। इसका मैं छोटा सा प्रूफ भी दिखाता हूं आपको। यानी सरफेस पे जहां पे भी चार्ज होंगे तो वहां से वो नॉर्मली निकलेंगे। यहां पे आप ड्रॉ कीजिए एक टेंजेंट, जिस पॉइंट से निकालना है वहां से ड्रॉ कीजिए और वो टेंजेंट के नॉर्मली होंगे। और किसी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर एंटर भी करेंगे तो वो परपेंडिकुलरली ही करेंगे। जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से नॉर्मली निकला और ये नॉर्मली चला गया। तो यहां से देखिए, अब यहां पर एक ड्रॉ कीजिए टेंजेंट, तो यहां से नॉर्मली निकलेगा और ये ऐसे नॉर्मली जाएगा। अगर कोई ये कहे कि ये ऐसे हो सकता है तो ये गलत कर देना बेटा। अगर ऐसे ऑप्शंस में हो तो इनको बिना सोचे समझे गलत कर देना, क्योंकि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा बनेगा। और थीटा नहीं बनना चाहिए, वो थीटा होना भी चाहिए तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और ये 90 डिग्री से कम या ज्यादा होगा तो गलत है। ओके, ये बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग एंड एट द टाइम ऑफ इनकमिंग, यानी आते जाते समय भी और आते समय भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली ही होंगे। 6th पॉइंट देखिए, नहीं इसका प्रूफ देखिए, जरा प्रूफ देखिए। कैसे प्रूफ?
अगर ये सरफेस से मान लीजिए कि किसी सरफेस से ये इस टेंजेंट पे थीटा बना करके निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस टेंजेंट के अलाउंग हो जाएगा जिसे कहेंगे ई कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि ई साइन थीटा। अब देखिए ई कॉस थीटा की वजह से जो बगल में जो चार्ज पार्टिकल होगा, सरफेस के ऊपर है, मैं अंदर बना रहा हूं, तो ये ई कॉस थीटा इस चार्ज को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, एक ऐसा फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, मोशन आना चाहिए। और अगर चार्ज का मोशन हो जाए, चार्ज मोशन में आ जाए, किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और क्या हमें किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिसिटी पता चलता है? अगर वो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ई कॉस थीटा क्या है, जीरो है। चार्ज पे कभी कोई सरफेस मूव करता हुआ नजर नहीं आता है, इसका मतलब ई कॉस थीटा यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो तभी होगा जब आपका कॉस थीटा जीरो होगा, और कॉस थीटा तभी जीरो होगा जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा। तो आपका थीटा किसके बराबर होगा, यानी ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे एग्जिस्ट करेगा। और ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई साइन 90 इज इक्वल टू ई के बराबर होता है, क्योंकि ई साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के आउट परपेंडिकुलर ही एग्जिट करेगा, और एंटर भी करेगा तो परपेंडिकुलरली करेगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखिए जरा, नोट कर लीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट दो प्रॉपर्टीज और है और लेक्चर ओवर हो जाएगा इसके बाद। सिक्स्थ क्या है, इसको हम डायग्राम से समझा देते हैं आपको। अगर दो अनलाइक चार्जेस आमने सामने हो, अनलाइक चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरली दबती हैं, क्या होती है, इन पे प्रेशर पड़ता है। लेटरली ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी दबते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हो रही है, क्या हो रही है, इसका मतलब चार्ज कैसे होंगे, अनलाइक होंगे। और अनलाइक का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज हो रही हैं, क्यों होंगी भाई, क्योंकि ये इसको इधर जाना है, तो जब इधर जाना है तो बहुत जल्दी मुड़ेगा, इसका इसकी तरफ अट्रैक्शन है, तो जिसकी तरफ अट्रैक्शन होता है उधर की तरफ हम लोग जल्दी घूम जाते हैं, उधर की तरफ जल्दी हम लोग मुड़ जाते हैं। तो जिधर अट्रैक्शन होगा उधर की तरफ हम जल्दी मुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, चार्जेस अनलाइक होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, अगर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर सेम चार्जेस होंगे, अगर चार्जेस कैसे हो, चार्ज लाइक चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को लेटरली प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेटरली प्रेशर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर या लेटरल फोर्स, या प्रेशर भी लिख सकते हैं आप, जिसकी वजह से हमें पता चलता है फोर्स का नेचर कैसा होता है। इट मीन्स देयर इज अ रिपल्शन, देयर इज अ रिपल्शन। ओके, क्लियर हो गया? यानी अगर लाइक चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर या लेटरल फोर्स, एक दूसरे को पुश करेंगे, लेटरली शिफ्ट करेंगे। लेटरली शिफ्ट का मतलब दाएं बाएं, और वर्टिकली शिफ्ट का मतलब, वर्टिकल प्रेशर का मतलब ऊपर नीचे। तो एक चार्ज दूसरे को अपने बगल में पुश करता है ऐसे। तो इस तरह का जो पुश करते हैं, ये पुश क्या होता है, लेटरली फोर्स या लेटरली प्रेशर लगाते हैं। आगे बढ़े,
अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूं, उनको सॉल्व कीजिएगा और इन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आमने सामने हो तो किस तरह से बनता है? अगर Q1 और ये भी Q1 और ये Q2 है। क्वेश्चन नंबर ये, अगर Q1 और Q2, पार्ट ए क्या है? इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, अगर ऐसा हो। बी, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ऐसा हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आते ही सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़े। और आज का लेक्चर क्लियर, अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।